हेलो एवरीवन, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और जैसा कि आपको पता है, यहां पे इस वीडियो के दौरान अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपको टॉपिक लेके आ रहे हैं और उसको समझा रहे हैं। तो अभी जो अपने जो इस लेसन के अकॉर्डिंग इस वीडियो का जो मेन जो ऑब्जेक्ट वो है अपने पॉलिटिकल साइंस 12th पॉलिटिकल साइंस के जो लेसन है उसको यहाँ पे आपके सामने लाया जा रहा था। आपको उसको अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू जब लेसन पढ़ रहे हैं तो अभी जो अपना जो नेक्स्ट जो लेसन है वो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है। तो इसको देखें, सेकंड यानी अपने जो 12th जो आर्ट्स है उसकी सेकंड यूनिट का ये सेकंड लेसन है, राजनीतिक संस्कृति। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है, राजनीतिक संस्कृति नाम से ही विदित है पॉलिटिकल कल्चर, यानी अपनी राजनीति में जो संस्कृति किस तरह से उत्पन्न होती है। यानी संस्कृति का मतलब ये है कि राजनीति के प्रति लोगों का रुझान कैसा है और किस तरह से लोगों के उनके बारे में विचार उत्पन्न होते हैं, ये प्रतिक्रिया क्या है। तो ये सब मिला के राजनीति के बारे में जो उनका कल्चर है वही इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके हाईलाइट जो हो रहा है वहाँ पे आप ध्यान देंगे। राजनीतिक संस्कृति एक सामाजिक अवधारणा है, एक क्या है, समाज शास्त्रीय, यानी समाज में ही ये व्यवस्था जो पनपती है। ये एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में ही विचारित होती है, समाज में ही इसका अध्ययन किया जाता है राज्य के हित में। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना है कि राजनीतिक संस्कृति एक विचारधारा है जिसके तहत लोग राजनीति में ये समझते हैं और जानते हैं किस तरह से हमारी जो राजनीति वो चलती है, लोग किस तरह से अपनी अभिवृत्तियाँ, अपने विश्वास या अपनी प्रतिक्रिया है वो जाहिर करते हैं। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि राजनीतिक संस्कृति उसी सामान्य संस्कृति के राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है जिस प्रकार राजनीतिक व्यवहार है। तो चूँकि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है, ध्यान रखना है, राजनीतिक जो व्यवस्था है वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है। और राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है, समय के अकॉर्डिंग मनुष्य का जो व्यवहार है वो बदलता है। जब व्यक्ति का व्यवहार बदलता है तो राजनीति के अंदर गतिशीलता भी आती है। तो इसी अनुसार राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर गतिशील होती है, क्योंकि लोगों के विचार राजनीति के प्रति जब बदलते हैं, उनके विचार, उनके विश्वास और प्रतिक्रियाएं या अपेक्षा कि वो राजनीति से क्या चाहते हैं, तो उनके ये समय के अकॉर्डिंग उनकी जो अवस्था है, जो विचार है वो बदलते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति भी बदलती रहती है। तो इस तरह से आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम परिभाषा के तौर पे समझें। तो देखिए, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा तो हाईलाइट है, वहाँ पे आप जरूर देखें। राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, यानी किस तरह से वो राजनीति के प्रति आगे होकर उस कार्य को कर रहा है, उसके रुझान क्या है। और डेविड हिस्टन ने इसको पर्यावरण के संदर्भ में, और स्प्रो ने राजनीतिक शैली के नाम से इसको अलग अलग विचार, मतलब राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग नाम से प्रस्तुत किया है। तो राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में, राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम जो अवधारणा के रूप में प्रतिपादित किया वो आपको यहाँ पे हाईलाइट है। और ध्यान रखना है, आमंड और पॉवेल ने एक व्यापक परिभाषा दी है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो विकासशील देश है उनकी संस्कृति के संदर्भ में, कि उनकी संस्कृति कैसी है, उनके संदर्भ में विचार है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किए, आमंड एंड पॉवेल ने। आपको ध्यान रखना है, राजनीतिक उसके अनुसार, यानी आमंड और पॉवेल के अनुसार, राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति और उन्मुक्तियों की शैली है कि किस तरह से लोग उस राजनीति के प्रति उन्मुक्त होते हैं, अपने विश्वास और अभिक्रियाओं को उनके सामने अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह से उनका जो जुड़ाव है वो राजनीति संस्कृति के किस तरह का है, सरकार के साथ वो किस तरह से गतिशील रखती है, अपने व्यवहार किस तरह से रखती है, अपने विश्वास और अब जो प्रतिक्रिया वो सरकार से कैसे शेयर करती है। तो ये जो हम राजनीति के प्रति व्यक्ति के जो व्यवहार और कल्चर को यहाँ पे समझते हैं वही राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में आता है। तो आगे यहाँ पे देखें, एलन बॉल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और सरकार के संदर्भ में जो पुस्तक लिखी, वहाँ पे राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया है कि
राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वास और मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि राजनीतिक संस्कृति है उसमें लोगों का विश्वास जुड़ा होता है, अभिवृत्तियाँ होती हैं कि वह किस तरह से उसमें भाग ले कार्य करें, और उनका उन राजनीतिक जो जितनी भी गतिविधियाँ उनके जो तथ्य हैं, मूल्य, उनसे उनका संबंध होता है। तो इस तरह से जब राजनीतिक के प्रति लोगों का ये जो रुझान होता है तो उस रुझान में राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ भी संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत समझे जाते हैं। तो इस तरह से अब हम आगे पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे हमने ये 2-3 परिभाषा यहाँ पे समझने का प्रयास किया, तो इसी तरह स्पष्ट रूप में ये समझे कि राजनीतिक संस्कृति और कैसे इस तरह से क्लियर होगा यानी समझ पाएगा और क्या अर्थ हो सकता है। तो ध्यान देना है हाईलाइट में यहाँ पे, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति, राजनीतिक संस्कृति है राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति, यानी राजनीति के अंदर जो जिस तरह की व्यवस्था होती है उनके प्रति सदस्यों की मनोवृत्ति क्या, उनकी जो मनोदशा है वो क्या, यानी राजनीति का जो हो रहा है, राजनीति का जो कल्चर है या राजनीति का जो व्यवस्था है, जिस तरह की अवस्था चल रही है उसमें लोगों की क्या मनोवृत्ति है, लोगों की क्या मनोदशा है। इन मनोदशा को जब व्यक्ति प्रकट करता है राजनीति के संदर्भ में और प्रतिक्रिया देता है और फिर वो आशा करता है कि राजनीति जो व्यवस्था है उसमें ये परिवर्तन होना चाहिए, ये कल्चर, इस तरह की गतिविधियाँ होनी चाहिए, तो यही जब हम बात करें घूम फिर के वो आ जाता है राजनीतिक संस्कृति के। जो राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तियों की किस तरह से गतिविधियाँ होती हैं, किस तरह से लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, किस तरह से उनकी अभिक्रिया होती है राजनीति के प्रति, यानी उनकी मनोवृत्तियाँ कैसी हैं, तो ये जो राजनीति के प्रति उनके विचार होते हैं, उनकी अभिक्रिया मनोवृत्ति है, वही बार बार जिसमें दोहराऊँ राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि राजनीतिक संस्कृति की घटक कौन कौन से हो सकते हैं, यानी किस तरह से राजनीति के अंतर्गत जो है कहें हम घटक के नाम दें तो कौन से 2 घटक हैं। तो देखना है राजनीतिक संस्कृति के 2 घटक है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला है अभिमुखीकरण और दूसरा है राजनीतिक विषय, यानी लोगों की राजनीति के प्रति जो अभिवृत्तियाँ होती हैं उसमें उसके 2 घटकों के रूप में हम जब देखें तो पहला जो घटक है वो अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण का मतलब ये है कि लोगों का उस राजनीति के प्रति कैसा रवैया है, किस तरह का फर्स्ट ऑफ पॉइंट या जो विचार है वो उसके दिमाग में आता है, तो वो अभिमुखीकरण के अंतर्गत माना जाता है। तो अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ प्रवृत्ति या झुकाव, यानी राजनीति के प्रति लोगों का झुकाव कैसा है, वो किस तरह से राजनीति को अपनाना चाहते हैं या उनका राजनीति के प्रति किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, और वे राजनीति किस प्रकार से अपनापन जो व्यवहार रखना चाहते हैं। तो राजनीति के प्रति हमारा जो झुकाव होता है, ठीक है ना, ये झुकाव ही हमारा उनके प्रति अभिमुखीकरण कहलाता है। तो ये राजनीति संस्कृति का पहला घटक है। आर्मेंड पॉवेल ने अभिमुखीकरण के 3 घटक, अभिमुखीकरण के भी 3 घटक बताए हैं। तो पहला तो है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, यानी लोग हैं वो ज्ञान के प्रति जब सजगता एक्टिव हो जाते हैं तो राजनीति के प्रति झुकते हैं, यानी उन्हें ज्ञान जब राजनीति से प्राप्त करना होता है तो वो राजनीति के प्रति अभिमुखीकरण होते हैं, झुकाव राजनीति के प्रति होता है। पहला ये हो गया ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। दूसरा भावनात्मक, यानी राजनीति के प्रति कुछ ऐसे विचार, ऐसे विषय होते हैं जो व्यक्तियों के मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न करता है जिससे लोग उन विषय से, उन राजनीति के विचारों से, अभिवृत्तियों से क्या करते हैं, भावनात्मक रूप में जुड़ते हैं। यानी राजनीति के प्रति जो उनका भावनात्मक लगाव होता है वही राजनीति यहाँ पे भावनात्मक अभिमुखीकरण है जो राजनीति का एक घटक है। फिर तीसरा है अभिमुखीकरण का ही मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, यानी उन विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित और अनुचित या शुभ अशुभ का जब मूल्यांकन होता है, यानी राजनीति के प्रति क्या सही है क्या गलत है और क्या उचित है क्या अनुचित, यानी यहाँ पे शुभ अशुभ का जब मूल्यांकन होता है तो व्यक्ति जब अपने विषय के बारे में राजनीति के अंतर्गत मूल्यांकन करता है तो ये मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण कहा जाता है। इस तरह से दूसरा घटक है, यहाँ पे हम बात करें तो दूसरा घटक है राजनीतिक विषय, राजनीतिक विषय। तो यहाँ पे ध्यान देना है अभिमुखीकरण के अंतर्गत राजनीतिक विषय में 4 घटक आते हैं, यानी राजनीतिक विषय में। तो पहला राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उस राजनीतिक जो है जो चित्र है उसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और तीसरा है समस्या और नीतियाँ, यानी राजनीति के अंदर कौन कौन सी समस्या, उसके लिए निदान के लिए क्या नीतियाँ अपनाई जा रही है। और एंड जो है वो राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति की क्या भूमिका, यानी व्यक्ति किस तरह से राजनीति के विषय के रूप में उसको देखता है। तो इस तरह से राजनीतिक विषय घटक के अंतर्गत ये 4 हैं, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट देखें कि राजनीतिक संस्कृति स्थापित होती है, यानी राजनीतिक संस्कृति जब बनती है या जो निर्धारित होती है, तो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक के तौर पे क्या तत्व है जो काम में आते हैं, यानी किन वजह या किस के होने से राजनीतिक संस्कृति है वह निर्धारित होती है। तो अब हम स्क्रीन पे आपको ध्यान देना है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 2.2 राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। जैसे राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व की बात करें तो आपको पहले ध्यान रखना है कि जो राजनीतिक संस्कृति है उसके लिए वो कैसी राजनीति होनी चाहिए, यानी राजनीतिक संस्कृति कैसी होनी चाहिए और उस संस्कृति को अच्छा या बुरा ये किस पर डिपेंड करता है, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, वे तत्व जो राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे देखिए राजनीतिक संस्कृति निर्धारक तत्वों में पहला है इतिहास, यानी इतिहास ऐसा एक सोर्स है, एक ऐसा तत्व है जिसके अकॉर्डिंग उस या किसी भी राज्य की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो उस देश की जो इतिहास जो हिस्ट्री है वह कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व में काम में ली जाती है, या उस इतिहास के अंतर्गत ही राजनीतिक संस्कृति का कुछ तत्व है वो निर्धारित होता है। तो देखिए किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यात्मक प्रणालियों के द्वारा होता है। जैसे अब एग्जाम्पल रूप में देखें तो किस तरह से इतिहास और राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व होता है। तो देखना है भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, शांतिवादी, लोकतांत्रिक होगी। तो ये क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू संविधान के द्वारा व्यवस्था की गई है, और संविधान ने जब ये राजनीतिक संस्कृति को इतिहास की कुछ घटनाओं से तालमेल बैठा के एक वास्तविक राजनीति का निर्माण, संस्कृति का निर्माण करने का जो कार्य किया है, तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति है वो भारत की लोकतांत्रिक जैसी होगी, शांतिवादी होगी। और इसी तरह किसी ऐसे ही अर्धविकसित देश में राजनीतिक संस्कृति है वो हिंसात्मक हो जाती है, अलोकतांत्रिक भी हो जाती है। तो राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण होता है, यानी जिस तरह से राजनीतिक संस्कृति बनती है उसमें कहीं ना कहीं उसके बनने में उसका इतिहास भी गवाह होता है, यानी जिस तरह का उनका इतिहास रहा है उस इतिहास से सीख लेते हुए राजनीतिक संस्कृति है वह बनती है। निर्धारक तत्व के रूप में इतिहास भी मायने रखता है। तो इसी तरह देखें राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक में दूसरा तत्व है वह है धार्मिक विश्वास। तो धार्मिक विश्वास किस तरह से राजनीतिक संस्कृति निर्धारक तत्व के रूप में काम करता है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्थाएं व संस्थाएं किस प्रकार की होगी और किस बात को निर्धारित करती है, यानी इसमें जो किस बात का निर्धारण किया जाए वो भी ध्यान में रखा जाता है। यानी धार्मिक विश्वास एक ऐसा तत्व है जो राजनीतिक संस्कृति की जो गतिविधि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि धर्म एक राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा लगाव है। तो इस धर्म के आधार पर राजनीतिक जो संस्कृति यानी लोगों का व्यवहार है राजनीति के प्रति किस तरह का उनका जो व्यवहार और इस व्यवस्था के आधार पर वो संस्कृति कैसी बनेगी, तो ये जो धर्म के ऊपर जो विश्वास है लोगों का वह भी राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट ध्यान रखें कि भौगोलिक परिस्थिति, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति की जब बात करें तो उसमें उस देश की भौगोलिक जो स्थिति है वह भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी किसी देश की राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर कैसा हो तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड किस पर करेगा, उसका एक तत्व है वो है भौगोलिक इस परिस्थिति, यानी उस देश की जो भौगोलिक अवस्थिति है परिस्थिति है वो कैसी है। अगर वो उनके अनुकूल और हित के अनुकूल है, लोगों को उससे सहयोग मिल रहा है, तो वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति होगी वह लोगों के लिए उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी देश की जब राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भौगोलिक तत्व भी मायने रखता है। तो देश की भौगोलिक स्थिति उपलब्ध, देश की भौगोलिक जो परिस्थिति है वो किस पर डिपेंड करती है कि वहाँ से उपलब्ध संसाधन कैसे है, जनसंख्या किस तरह से रहती है, यानी बीच अलग अलग बहुत डिस्टेंस में रहती है या उनका जमाव एक साथ है, या इस तरह से उस देश की जो राजनीतिक संस्कृति वो निर्माण होता है। क्योंकि जब लोग कम है और क्षेत्र अगर विशाल है तो वहाँ की संस्कृति वो विकसित नहीं हो पाती है। या अगर ये मान लीजिए कि स्थान जो क्षेत्र है उससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति होगी वो मिश्रित रूप में होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से खुलापन है वो वहाँ पे नहीं दिखाई पाएगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में वहाँ की भौगोलिक स्थिति
संसाधन और उसकी जो आय है, जिस तरह से उनकी जो जनसंख्या है, उनकी आवश्यकता पूर्ति होती है, तो इन पूर्ति और उन भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति है वो बनती है वहाँ पर। तो जैसे भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से एक छोटे से यूरोपीय और अफ्रीकी देश से भिन्न होगी, क्योंकि अफ्रीकी जो छोटे कोई देश है उसका क्षेत्र छोटा है, तो उसकी जो राजनीतिक संस्कृति है वो भारत की राजनीतिक संस्कृति अलग होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो छोटा है, अपना बड़ा है, तो संस्कृति अपनी थोड़ा विस्तारित रूप में होगी, और वहाँ की जो संस्कृति वो उसका क्षेत्र है वो कम क्षेत्र तक पाया जाएगा। तो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी मायने रखती है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में। इस तरह से आगे देखना है कि नेक्स्ट जो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों में देखें तो सामाजिक आर्थिक परिवेश, यानी किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी हो तो उसमें वहाँ का लोगों का जीवन, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा है, लोगों का आर्थिक गतिविधि कैसी है, यानी वो किस तरह के वातावरण में जी रहे हैं, उनका सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा है, वह दुखीपूर्ण, यानी एक तरह से जो उसकी जरूरत भी पूरी नहीं हो रही है, इस तरह की जब सामाजिक व्यवस्था हो, समाज हो, तो वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति है वो भी पिछड़ेपन जैसी होगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जब आवश्यकता ज़रूरतें पूरी नहीं होगी तो लोग हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रति अभिमुखीकरण, यानी अपनी उत्साह मनोदशा राजनीति के प्रति नहीं दिखा पाएंगे, तो राजनीति के प्रति उदासीनता की जो प्रकृति है राजनीतिक संस्कृति का जो व्यवहार है वो दिखेगा। तो देखिए, देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता इत्यादि से भी राजनीतिक संस्कृति की जो प्रकृति है, जो नेचर है राजनीतिक संस्कृति का, वो निर्धारित होता है। धार्मिक विश्वास का प्रभाव मध्य पूर्व के देशों की राजनीतिक संस्कृति का स्पष्ट परिणाम दृष्टिगोचर होता है। तो आर्थिक रूप से विपन्न या विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों की जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अपेक्षा और जीवन शैलियों का स्तर भी अलग होता है। यानी कोई विकसित देश है, यूरोपीय देश, जहाँ पे लोगों का आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन सभ्य और उच्च है, और जो विकासशील देश है जहाँ पे लोग हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या विपन्न गरीबी की तरह है, तो उन दोनों की जब राजनीतिक संस्कृति की बात करें तो दोनों में भिन्न होगा, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति वो विकसित रूप में कहाँ पे होगी, जहाँ पर आर्थिक रूप है या आर्थिक पक्ष है वो सबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति विकसित और लोगों के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो या उसके हितकर हो या नहीं, तो ये कैसे डिसाइड होगा, उस देश की, उस राज्य की आर्थिक और सामाजिक परिवेश कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ की राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर है वो बनेगा। तो नेक्स्ट देखिए, विचारधाराएं। तो ये विचारधारा भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके अंतर्गत हम समझते हैं कि राजनीतिक संस्कृति वहाँ की कैसी होगी, क्योंकि विचारधाराओं का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक है। लोगों का राजनीति के प्रति विचार क्या है, वहाँ की जो जनसंख्या है वह उनकी किस तरह की विचारधारा और वह किस तरह के विचारधाराओं को अपनाते हुए राजनीति के अंदर चलते हैं या राजनीति को अपनाते हैं, तो विचारधारा कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक या उसके बनने में एक सहायक भूमिका निभाती है। जैसे हम देखें, उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, ये सभी विचारधारा हैं, तो ये उनके दृष्टिकोण के आधार पे वहाँ की राजनीति है वो राजनीतिक संस्कृति वो बनती है। तो राजनीतिक संस्कृति के विकास में उस देश की जो विचारधारा है वो भी मायने रखती है, क्योंकि कुछ ऐसी विचारधारा है जो राजनीति के पक्ष में होती है, कुछ राजनीति का तिरस्कार यानी विरोध करती है। तो इस आधार पर ये जो विचारधारा है वो राजनीतिक संस्कृति में निर्धारक के तौर पे काम करती है। और अन्य तत्व देखें जो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व के तौर पे काम हो सकता है, तो वो है शिक्षा। शिक्षा भी एक ऐसा मीडियम माध्यम है जिससे राजनीतिक संस्कृति का विकसित और नहीं होना ये डिपेंड करता है, क्योंकि लोग जब एजुकेशन होंगे, शिक्षित होंगे, तो राजनीतिक संस्कृति है, उनका कल्चर है, जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो बिहेवियर है वो अच्छा पाया जाएगा, और जो लैंग्वेज है, रीति रिवाज है वो भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि राजनीतिक संस्कृति कैसी हो तो उसके लिए कुछ निर्धारक तत्व हैं, वे निर्धारक तत्व उस देश की, उस राजनीति की जो संस्कृति है वो डिसाइड करते हैं। तो अब हम जस्ट आगे देखें कि राजनीतिक संस्कृति है तो उसकी क्या विशेषता होती है, राजनीतिक संस्कृति की विशेषता क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो यहाँ पे देखें राजनीतिक संस्कृति क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो ध्यान रखें, राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परंपराओं, उसकी सामाजिक संस्थाओं की आत्मा एवं उसके नागरिकों के प्रति आकांक्षाओं, सामूहिक विवेक और उसके नेताओं के तरीके, सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की निम्न विशेषता हो सकती है। कौन कौन सी, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहली है समन्वयकारी स्वरूप, यानी राजनीति संस्कृति में अनेक नवीन जो तत्व है, जीवन मूल्य वो इसमें शामिल होते हैं। तो नवीन और प्राचीन
यानी कुछ नवीन मूल्य और प्राचीन है, जब दोनों राजनीति के अंतर्गत आते हैं तो उसके उनके जो मूल्य वैल्यूज है उनमें जरूर कह सकते संघर्ष होता है। तो राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के समन्वय में है, यानी जो राजनीतिक संस्कृति उसमें पुराने विचार जब हैं और नवीन विचार जब शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में गतिरोध होता है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति है उसकी विशेषता क्या है, जो पुराने जो विचार हैं, ठीक है ना, या जीवन मूल्य है, उनको नवीन जो विचार मूल्य है उनके साथ सामंजस्य बैठाया जाता है। और इस तरह से जो राजनीतिक संस्कृति है उसकी एक विशेषता क्या हो जाती है, समन्वयकारी स्वरूप, यानी गतिरोध को दूर करते हुए राजनीतिक संस्कृति है वो अपना जो रास्ता है, जो मार्ग है वो अपनाती है। आगे देखिए दूसरी विशेषता क्या है राजनीतिक संस्कृति की, तो दूसरी है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, यानी राजनीतिक संस्कृति है वह नैतिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति है वह सद जीवन यानी एक उच्च विकसित रूप प्राप्त करे, इसके लिए नैतिक मूल्य को ज़्यादा महत्व देती है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता क्या है कि वह नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण है। राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्पण की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है और कभी वो जो वहाँ की सरकार है, सत्ता है, वो भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति के प्रति समर्पण के भाव है वो वहाँ पे अभिव्यक्त करती है। यानी लोगों का उस देश की नैतिकता के प्रति किस तरह के विचार हैं, वो किस तरह के राजनीति के प्रति नैतिक विचार रखते हैं, उन नैतिक विचारों के तहत ही देश में नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण के भाव उत्पन्न होते हैं। तो नेक्स्ट जैसे हम बात करें अमूर्त स्वरूप के बारे में, तो इस तरह से आपको देखना है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रति जब हम विशेषताओं की बात करें तो तीसरी विशेषता ये है कि लोगों का उस राजनीति के प्रति स्वरूप क्या है, यानी किस तरह की वह सोच रखते हैं। अमूर्त रूप में वह उनके स्वरूप को अपनाते हैं, मूर्त रूप में, ठीक है ना। यानी किसी को एक तरह से माइंड में जब वो रखा जाता है कोई विचार, तो वो एक उसको धरातल पर जब वो महसूस करते हैं कि ये एक ऐसा विचार है, यानी कि उसको रूबरू देख सकते हैं, तो वो हो गया मूर्त रूप, ठीक है ना। और अमूर्त रूप जिसकी सिर्फ कल्पना हो सकती है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे बात करें तो तीसरी जो विशेषता है, जब जनता द्वारा राजनीति के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है। जब जनता राज्य के प्रति, राज्य जी किस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो जनता उनके प्रति कभी सहयोग भी रखेगी और कभी राज्य के प्रति अपना आक्रोश है वो प्रकट करती है। तो राज्य के प्रति यानी राज्य के प्रति ये आक्रोश क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि राज्य जब कानून बनाता है तो वो कानून लोगों के हित के लिए है, यानी लोगों का उस कानून से फायदा होगा या नुकसान होगा। तो अगर लोगों के लिए वो कानून बना जो उचित है, अनुकूल है, तब तो लोग उनके प्रति स्नेह रखेंगे। और अगर ऐसे कानून बनाए जो लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, हित का नहीं है, उससे लोगों को फ़ायदा नहीं है, तो इस तरह से लोग हैं उस राजनीति के प्रति, उस सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि उसका स्वरूप कैसा है। तो सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि लोगों के मन मस्तिष्क को जानते हुए ऐसे ही व्यवहार और राजनीति के प्रति क्रियाकलाप अपनाएं जो संस्कृति को बढ़ावा दें। नेक्स्ट चौथी विशेषता है वो हम पढ़े राजनीतिक संस्कृति की, वो है गतिशीलता। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको समझना है, ये महत्वपूर्ण विचार है जो राजनीतिक संस्कृति के प्रति। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा कि राजनीति की गतिविधियों को हम देखें तो पहले की जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी उसमें कहीं ना कहीं पुराने विचार शामिल होते थे, ठीक है ना। जैसे कि जो कैसे संपत्तिशील जो व्यक्ति हैं या पैसों वाले जो हैं वही राजनीति में आते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि सभी को राजनीति का हक बराबर है, तो जो योग्य है, अनुकूल है, वो भी राजनीति में अपनी जो भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से राजनीति है उसने अपना जो क्षेत्र है वो बदल दिया, यानी गतिशीलता हुई है। क्योंकि जब लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ये व्यवहार ही राजनीति के संदर्भ में होते हैं और ये व्यवहार ही संस्कृति बनती है, कल्चर बनता है। तो जब लोगों के व्यवहार बदलते हैं तो राजनीतिक संस्कृति भी बदलती है। तो इस तरह से ये इसकी विशेषता हो गई राजनीतिक संस्कृति की गतिशीलता। नेक्स्ट हम देखें 2.4 जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है वो है राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र, इन दोनों में क्या संबंध है। यानी ये दोनों एक तरह से सामूहिक सम्मिलित रूप में चलते हैं या दोनों के बीच से विरोध पाया जाता है, यानी राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के बीच संबंध क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र में क्या संबंध है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको हाईलाइट हो रहा है, एक समाज में संस्कृति और व्यवहार, संस्कृति और उनके व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। यानी जो कल्चर क्या है, जैसे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है और वही हम उन्हीं कल्चर को अपनाते हुए आगे हम इन्हीं कल्चर को और विकसित करते हुए आगे तक पहुंचाते हैं। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी संस्कृति, व्यवहार है, मूल्य, जो ज्ञान है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, स्थानांतरण होते हैं, तो ये संस्कृति का ही रूप होता है। राजनीतिक संस्कृति वो इसी तरह से आगे बढ़ती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो हम यहाँ पे राजनीति और संस्कृति के ऊपर जब पढ़ रहे हैं
तो नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि लोकतांत्रिक प्रणाली यानी ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे लोकतंत्र का गुण पाया जाता है, लोकतंत्रीय व्यवस्था पाई जाती है, तो लोकतंत्रात्मक प्रणाली मात्र उचित या उपयुक्त सामाजिक परिवेश में ही पनप सकती है। क्योंकि लोगों की जो शासन व्यवस्था होती है, यानी लोग जब किसी शासन को सपोर्ट करते हैं यानी उसको महत्व देते हैं, तो वो शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है। तो जब लोगों का शासन है, इस तरह की जब सरकार होती है, तो वहाँ पे राजनीतिक संस्कृति वो भी अच्छे रूप में यानी विकसित रूप में पाई जाती है, और ये सामाजिक परिवेश है उसमें वो संस्कृति वो पनपती है, और इस सामाजिक परिवेश को राजनीतिक संस्कृति द्वारा ही निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट को देखें तो आपको पता लगा कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य सबसे पहले इसके संबंध के बारे में जो बात की है, यानी जो राजनीतिक संस्कृति है और लोकतंत्र, इन दोनों के बारे में कि किस तरह का इनका संबंध होना चाहिए, तो इनके बारे में सबसे पहले जो विचार दिया है वो दिया है गैब्रियल आमंड व सिडनी वर्बा ने। 1963 में उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। तो यानी उन्होंने अपने 5 राष्ट्र के अकॉर्डिंग ये बताया था कि राजनीति और राजनीति के अंतर्गत हम बात करें तो राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए। तो राजनीति कल्चर और जो समझ रहे हैं कि लोकतंत्र, इनमें कल्चर यानी किस तरह के व्यवहार होते हैं और इन दोनों में संबंध क्या पाया जाता है। तो इस संबंध के आधार पे सबसे पहले जो प्रकाश डाला था कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के बीच संबंध क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है गैब्रियल आमंड व सिडनी वर्बा ने। तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 देशों की राजनीतिक संस्कृति और वहाँ के लोकतंत्र के ऊपर विचार समझा, उसको डिस्कस किया और फिर अपने विचार दिए। तो वो देश थे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और अमेरिका, साथ मैक्सिको। तो यहाँ के जो कह सकते लोकतंत्र की जो स्थिरता है या अस्थिरता के ऊपर राजनीतिक संघ के प्रभाव का विश्लेषण किया। मतलब ये कहने का मतलब है कि वह किसी भी देश की जब लोकतंत्र है वहाँ पे स्थापित है, तो लोकतंत्र किस तरह से चल रहा है, क्या वह 5 साल का है लेकिन उससे पहले ही लोकतंत्र है वो बदल जाता है, यानी सरकार स्थायी है या अस्थायी है। यानी 5 साल तक वो सरकार जब स्थापित होती है तो 5 साल के अंदर ही जब सरकार भंग हो जाती है या वो 5 साल पूरे करती है। तो इस स्थायी और अस्थायीता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति है उसके जो व्यवहार या लोकतंत्र के प्रति जो संबंध है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरह से नेक्स्ट आगे देखें कि आमंड और वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है, आमंड और वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास ये ऐसे विषय हैं जिनके प्रति अभिन्यासों का प्रतिमान यानी समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में या अपने राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षा रखता है। ठीक है ना, जैसे हम ये सोचते हैं कि राजनीति के अंतर्गत हमारी क्या अभिलाषा है, हम राजनीति से क्या चाहते हैं, ये राजनीतिक दल है या न्यायालय जो है या संविधान है वो हमारे लिए बना है तो हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो उनके प्रति जो मनोदशा है वह राजनीति विचार या राजनीतिक संस्कृति का निर्माण भी करता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखना है कि वह सरकार के सामने अपने आप को विवश समझता है या आवाज़ उठा पाता है, क्योंकि राजनीति संस्कृति है वह लोगों के व्यवहार से निर्मित होती है। तो जब यहाँ पे सरकार के संदर्भ में लोगों के व्यवहार को भी जाना जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो सरकार की नीतियों के मजबूरन में दबे हुए हैं या सरकार की नीतियों के समक्ष खुल के बात करते हैं। तो ये जो उनका व्यवहार है सरकार और राजनीति के प्रति, ये राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक कल्चर का भी यानी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट देखना है कि राजनीतिक संस्कृति के जैसे हमने समझ ली है कि किस तरह से राजनीतिक संस्कृति है और उस लोकतंत्र है उनके बीच में संबंध क्या है। तो नेक्स्ट जो हम समझ रहे हैं इस लेसन का जो एंडिंग पॉइंट है वो है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, यानी राजनीतिक संस्कृति है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो संकीर्ण राजनीति, ठीक है ना, यानी किसी राजनीति किसी भी देश का जो कल्चर है वो संक्षिप्त होता है, शॉर्ट में ही हम समझें कि उसके बारे में विचार खुल के नहीं कहा जाए कि वहाँ की उस राज्य की संस्कृति कैसी हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में जो विचार है वो संकीर्ण रूप में होते हैं। तो पहली जो राजनीतिक संस्कृति का प्रकार हो गया आमंड और वर्बा के अनुसार संकीर्ण संस्कृति, और दूसरा हो गया अधीनस्थ या प्रजावी कह सकते हैं कि किस तरह की संस्कृति है, तो प्रभाषी संस्कृति, और तीसरी है सहभागी संस्कृति। तो यहाँ पे हम बात करें कि राजनीतिक संस्कृति यानी लोगों का राजनीति के प्रति रुझान कैसा है, उनकी अभिवृत्ति कैसी है, तो उसके आधार पर राजनीतिक संस्कृति 3 प्रकार है वो आमंड और वर्बा ने बताया। तो पहला है संकीर्ण संस्कृति, तो इसका मतलब है कि
किसी भी राज्य के जो नागरिक हैं वह उस राजनीति के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि वहाँ की उस राज्य की जो सरकार है वो कैसे चल रही है। तो यानी सरकार के साथ राजनीति का संबंध कैसा है, या लोग हैं वह सरकार के प्रति योगदान दे रहे हैं, या सरकार की लोगों के प्रति भागीदारी क्या है। तो सरकार और लोगों का बिल्कुल भी संपर्क नहीं है, सरकार अपने मर्जी से चल रही है, लोगों का उसके प्रति कोई रुझान ही नहीं है। तो वहाँ पर जो राजनीतिक जो कल्चर होगा, राजनीतिक जो व्यवहार होगा लोगों का, वो उस राजनीति के प्रति कम होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति भी वहाँ पे संक्षिप्त होगी, क्योंकि लोग राजनीति के प्रति इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। तो वहाँ की जो राजनीति पॉलिटिकल कल्चर है वो कैसा होगा, संक्षिप्त होगा, संकीर्ण, एकदम कह सकते हैं कम सीमित मात्रा में उसको संस्कृति है वो देखने को मिलेगी। दूसरा है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। इसका ये मतलब है कि इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो है, लोग राजनीति के अंदर क्या हो रहा है वो जानते तो हैं, लेकिन वह राजनीति के मुद्दों की जानकारी रखते हैं, किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका से समझ नहीं है। यानी वो जो गतिविधि हो रही है उनको पता है, लेकिन उनके प्रति उनका क्या योगदान होना चाहिए, राजनीति के प्रति वे अपना क्या सहयोग दें, वह उन लोगों को जब पता नहीं है, तब वहाँ पे जो राजनीतिक जो संस्कृति पाई जाएगी, पॉलिटिकल कल्चर, वह क्या होगा, अधीन वाला होगा। यानी जैसा सरकार चाहेगी वैसी वहाँ की जनता है वो करेगी। तो ये तो हो गया दूसरा राजनीतिक संस्कृति का प्रकार। तीसरा है सहभागी संस्कृति है, यानी जिस तरह से वहाँ की जो संस्कृति है जैसी होगी उस वैसी संस्कृति में वहाँ की पूरी जनसंख्या है, यानी पूरी जो लोग हैं, जो जनसंख्या है उसमें भागीदारी देगी। यानी सरकार जो काम कर रही है उस काम में वहाँ के राज्य के लोगों की पूरी भागीदारी होती है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ये समझना है कि नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी भी होगी और राजनीति के प्रति उन लोगों में समझ भी होगी, और राजनीति के प्रति वे क्या चाहते हैं तो वे इसकी डिमांड भी करेंगे और राजनीति में अपनी भागीदारी भी देंगे। तो इस तरह की राजनीतिक संस्कृति का जो तीसरा जो प्रकार होगा सहभागी संस्कृति, यानी संस्कृति का निर्माण उन लोगों की सहमति, लोगों के भाग लेने से राजनीति में निर्माण होगा, वह सहभागी संस्कृति होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हमने जो पढ़ा था आमंड और वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति कैसी है, तो इसके 3 प्रकार हमने देखे। तो इसी तरह आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के आधार पर 4 प्रकार, आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के आधार पर 4 प्रकार जो बताया वो आपके ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न है। तो ध्यान रखना है कि आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है। तो उनके बताया कि किस किस तरह की हो सकती है। तो पहली संस्कृति का प्रकार है आंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति, यानी जो अमेरिका के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर उसके आसपास जो देश है वहाँ पे कैसी संस्कृति पाई जा रही है, तो वो बताया है लोकतांत्रिक संस्कृति होगी। तो वो क्षेत्र होंगे ब्रिटेन, अमेरिका, ये जो देश है जहाँ पर सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली और लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति है वो पाई जाएगी। यानी लोकतंत्र के जो मूल्य है वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे, उनका जो रवैया है वो एक उदारशील होगा और लोगों के और सरकार के बीच जो गतिरोध नहीं होगा, सामंजस्य पाया जाएगा, ठीक है ना। यानी मिलकर जो राजनीतिक संस्कृति उसका निर्माण होगा। तो इस तरह से वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो इसका एक प्रकार हो गया कि आंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा प्रकार है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत यूरोपीय देश आते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप संस्कृतियाँ या परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से कह सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के स्वरूप है जो पाए जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पर क्या होगा कि यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति में कहीं कहीं हिंसात्मक रूप भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वह सही रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। तो तीसरा यहाँ पे देखें गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, यानी ये राजनीतिक संस्कृति का आमंड के द्वारा दिया गया तीसरा प्रकार है। एशिया और अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश देश जहाँ औद्योगिक आर्थिक विकास हुआ है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और लोकतंत्र अभी धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि पहले उपनिवेश था, ब्रिटेन ने जो उसका अधिकार था उस देशों पर, तो अब वो समाप्त होकर वह वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो नवीन लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तो इसलिए वो देश अभी विकसित नहीं है, अल्प विकसित है। तो वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो कम विकसित होगी। तो वो क्षेत्र है गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था है। चौथा देखें राजनीतिक संस्कृति का प्रकार सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत वे क्षेत्र वे देश आएंगे जो अधिनायकवादी है, सर्वाधिकारवादी है या फिर कहे अलोकतांत्रिक है, जहाँ पे कुछ एक व्यक्ति जो पूरी सरकार को चलाते हैं, तो वो हो गया अधिनायकवादी। और सर्वाधिकारवादी यानी कुछ लोग जो पूरे अधिकार रखते हैं उस सरकार को चलाने के लिए, सो सर्वाधिकारवादी। तो वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो इस तरह की जब राजनीतिक जो व्यवस्थाएं पाई जाएगी तो वहाँ का जो राजनीतिक जो व्यवहार है, राजनीतिक जो कल्चर है वो भी अलग होगा।
तो फिर वहाँ पे विरोध की जो संभावना है वो कम होगी, क्योंकि विरोध नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति, क्योंकि दबाव की जो राजनीति है वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसे देशों में सैन्य शासन पाया जाता है, यानी सैनिक के बल पे वहाँ पे सरकार स्थापित की जाती है, और वहाँ पे जो किसी को भी कह सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति है, यानी बोलने का, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं होता है। तो वहाँ की जो संस्कृति है वह एक तरह से सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाएगी। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि राजनीतिक संस्कृति के आमंड के अनुसार जो प्रकार है वो 4 हैं। अब यहाँ पे देखें कि वाइसमैन ने 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए हैं। संकुचित यानी कुछ से सीमित मात्रा में संस्कृति विकसित होगी, या कह सकते राजनीतिक शक्ति है जो संस्कृति वो पराधीन होगी, या तीसरा है वो है सहभागी, यानी जिसमें लोग और सरकार दोनों मिलकर संस्कृति का यानी उस व्यवस्था का निर्माण करते हैं, तो वो संस्कृति होगी सहभागी। और इसी तरह यहाँ पे देखें कि भारत में 1990 के पूर्व या उसके बाद की जो राजनीतिक संस्कृति में काफ़ी अंतर आया है, क्योंकि इससे पहले की जब बात करें तो एक कह सकते अधीन या पराधीन भारत था, तो उसमें राजनीतिक संस्कृति है वह पूरी तरह से विशुद्ध रूप में नहीं पाई गई थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी। इस तरह से राजनीतिक संस्कृति है वो विकसित रूप में नहीं थी। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक संस्कृति में 1990 के बाद में काफ़ी फर्क आया, क्योंकि लोगों के व्यवहार उन राजनीति के प्रति बदल गए, गतिशीलता के कारण राजनीतिक संस्कृति वो खुद भी बदल गई है। तो इस तरह से जो अपना ये जो टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति के प्रति वो ये भी समाप्त हो रहा है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण के बीच जब हम बात करें तो राजनीतिक समाजीकरण जिसके अंतर्गत समाज में लोग रहकर राजनीति को सीखते हैं और राजनीति को बढ़ावा देते हैं, तो इससे किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति भी बनती है। जब लोग राजनीति में राजनीति कैसी हो ये सीखेंगे कहाँ, समाज में रहकर। तो समाज के अंदर रहते हुए जब लोग राजनीति के बारे में गतिविधि और समझ को विकसित करते हैं तो वो कहलाता है राजनीतिक समाजीकरण। और राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समाजीकरण है वह संस्कृति को बढ़ावा देता है, और राजनीतिक संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों में बटी हो सकती है। तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता के अनुरूप ढालना अपर्याय हो जाता है। अब इसमें देखना है कि राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है, जो हमने पढ़ा है। तो किस तरह से राजनीतिक संस्कृति इसका महत्व है, तो देखिए कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ता का केंद्रीय बिंदु औपचारिक संस्थाएं न होकर राजनीतिक समाज बन गया है। यानी अब लोग जो पहले एक सिर्फ औपचारिकता निभाते थे, तो अब उसको राजनीतिक संस्कृति के प्रति समाज को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि समाज का जब विकास होगा तो राजनीति का विकास होगा और राजनीतिक संस्कृति ऑटोमेटिकली पनपेगी। तो अतः इस उपागम से राजनीतिक शास्त्र सूक्ष्म और व्यष्टि उपागमों के मिलन के माध्यम से एक संपन्न समाज शास्त्र बन जाता है। यानी अब इस राजनीतिक संस्कृति के द्वारा राजनीति का जो अध्ययन क्षेत्र है वो विकसित हो गया है, और उसको और एक तरह से कह सकते हैं कि गहरे रूप में अध्ययन है वो किया जाता है। तो निष्कर्ष रूप में देखें कि उपयुक्त समस्या के बावजूद राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जब हम किसी राजनीतिक संस्कृति के तुलनात्मक दृष्टिकोण को देखें तो वहाँ पे राजनीतिक संस्कृति को जरूर पढ़ा जाता है, समझा जाता है, क्योंकि जब राजनीति की तुलनात्मक अध्ययन का अध्ययन किया समझा जाता है, उनके संस्थाओं में किस तरह की संस्था है वो अलग अलग क्यों है, उनके बीच में क्या फ़र्क है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवहार यानी राजनीतिक संस्कृति को भी समझना जरूरी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखना है कि हम जब पूरा इस लेसन को पढ़ लिया तो इसका सारांश क्या है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे देखें कि राजनीतिक संस्कृति एक विचार, एक अवधारणा है जो राजनीति के प्रति लोगों की धारणाओं अभिवृत्तियों का नाम, यानी लोग राजनीति के प्रति क्या विचार रखते हैं, उनकी क्या मनोदशा है, यानी वो राजनीति से क्या चाहते हैं, ठीक है ना, वो राजनीति क्या चाहते हैं, तो इस तरह से उनके विचार क्या हैं। तो ये जो विचार है वो राजनीति के कल्चर का निर्माण करते हैं। तो यही राजनीतिक संस्कृति के अंदर पढ़े हैं हमने। और राजनीतिक संस्कृति के जो विचारक जो राजनीति के प्रति अपने विचार दिए वो है सिडनी वर्बा, आर्मंड पॉवेल, एलन बॉल, ईजे इलाउज और लुसियन पाइज, जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत अपने विचार दिए। तो इसी के साथ अपना जो ये जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। अब इससे संबंधित अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और साथ ही साथ इसको अपने अदर जो क्लास में उनको जरूर शेयर करें जो 12th के हैं, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सभी लाभान्वित रहें, ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।